हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टेट स्पेशल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी ईबीएस बाल विकास की मैराथन क्लासेस लगातार चल रही हैं। सुबह और शाम को आपको स्पेशल ये क्लासेस देते हैं, जिसमें बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस का कंप्लीट सेट आपको दिया जाता है। लगातार क्वेश्चंस को देखते रहिए, तैयार करते रहिए। यही आपकी ऐसी सीरीज है जहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स की बहुत ही अच्छी सीरीज आप सभी लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। अभी तक हमने आपको ईबीएस के 103 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज इसके आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट्स ना देखे हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही साथ आपकी यूपी टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। वहां से उन क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रमुख मेले व राज्य मेला और वो किस राज्य से संबंधित है। ये आप लोगों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और इसमें आपका पहला मेला दिया गया अंबाजी मेला। अंबाजी मेला कहां लगता है? गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य में अंबाजी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है माघ मेला। तो दोस्तों, माघ मेला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लगता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में माघ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है नैना देवी मेला। तो दोस्तों, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? नैना देवी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है वेणेश्वर मेला। ये आपका राजस्थान में लगता है। चारों मेले याद कर लीजिएगा, वो किस राज्य से संबंधित हैं ये समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि कोई वस्तु को हम अवतल दर्पण के बिल्कुल निकट रख देते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, उससे जो छाया बन करके सामने आएगी, वो एक प्रकार की कैसी होगी? आभासी होगी, सीधी होगी और आवर्धित होगी। इससे प्राप्त छाया आभासी, सीधी और आवर्धित होती है। याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण के पास में जब हम किसी वस्तु को रख के उसकी छाया देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। यह क्या कहलाती है? यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले क्या किया जाता है? उसके पहले उसकी एक मुख्य रूप से प्रारंभिक जांच की जाती है। सबसे पहले उसकी ये देखते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा, इससे क्या क्या चीजें जरूरी है, प्रारंभिक जांच की जाती है। इसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी क्या होता है? किसी भी प्रकार की परीक्षण या किसी भी चीज को संपन्न करने से पहले जो हम प्रारंभिक जांच करते हैं उसे पायलट स्टडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या दिया गया? प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह जो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। याद कर लीजिएगा, आर्यभट्ट उसका नाम था, जो कि पहला उपग्रह भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है छोटी माता और रेबीज का क्या कारण है? तो दोस्तों, ये दोनों जो होते हैं ये वायरस जनित रोग होते हैं। रेबीज भी और दूसरा आपका छोटी माता जो होती है, ये भी आपके वायरस जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य नगरी, सूर्य मंदिर कल हमने आपको बताया था, आज आपके सामने क्वेश्चन आया है सूर्य नगरी किसको कहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर शहर है जिसे हम किस रूप में जानते हैं? सूर्य नगरी के रूप में जाना जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का जिला है बाड़मेर। यहीं पर यही ऐसा एक क्षेत्र है जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है राजस्थान में। तो आपका आंसर हो जाएगा बाड़मेर का एरिया जो है वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो दोस्तों, तंबाकू में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम निकोटिन कहते हैं। निकोटिन क्या होता है? यही नशे का, ड्रग्स का मुख्य कारण होता है। इसकी लत लग जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है, इसी वजह से लोग तंबाकू वगैरह नहीं छोड़ पाते। इसमें निकोटिन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो दोस्तों, विश्व में अगर सबसे अधिक ट्यूबवेल की बात की जाएगी तो यहां आपका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया में सबसे अधिक ट्यूबवेल है पूरे विश्व में। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों, विजय स्तंभ बनवाने वाले राजा थे महाराणा कुंभा। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, डेंगू जो है इस समय काफी तेजी से, बहुत ही तेजी से इसका प्रकोप फैला हुआ है। लगभग उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू की मार बहुत ही तेजी से फैली हुई है। और इस बार का डेंगू ऐसा है कि जिससे यदि थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो वो आपकी जान पर आ जाती है। अगला ये क्वेश्चन दिया गया है एडीज मच्छर होता है, एंडीज मच्छर जो होता है इससे आपका डेंगू रोग होता है। ये स्वच्छ पानी में मच्छर होता है। याद कर लीजिएगा, डेंगू रोग इसी
इसी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर त्योहार जो होता है ये चैत्र शुक्ल तीज पर मनाया जाता है। कब? तीज के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो ला रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर इस टॉपिक से 1 नंबर आपका, और जितने आपके सामने दिए गए इसी में से 1 अंक आपका 100% पक्का हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, कथक, अगर केवल कथक लिखा हुआ आ जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। एक तरफ आपके नृत्य दिए गए, वे किस राज्य से संबंधित है, दूसरी तरफ उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों कथक अगर आ जाए तो आपको याद रखना ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद जब बात आती कथक कली की, इसीलिए बता रहे यहाँ कथक कली है और ये केवल कथक है। केवल कथक आ जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, और कथक कली आ जाए तो वो आपका केरल से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा आपका मोहिनी अट्टम है, वो भी केरल राज्य से संबंधित होता है। इसके बाद भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ये दोनों कहां से हैं? ये दोनों केरल से हो गए। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से हो गया, और बिहू आपका असम से संबंधित नृत्य हो गया, याद कर लीजिएगा। बिहू भी कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। ये आपका प्रसिद्ध पर्व भी है असम का, और प्रसिद्ध नृत्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। दोनों तरीकों से आप इसको याद कर सकते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपके केरल के हैं। इनमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये तीनों ही एक जैसे लगते हैं नाम में, इस वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमने आपको फिर से बता रहे हैं, वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और ये आपका 7 जुलाई तक चलता है। वन महोत्सव के रूप में इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवा किस पौधे से बनाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताओ होगा मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन दवा का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिनकोना प्लांट, सिनकोना के पौधे से उसकी छाल से प्राप्त होने वाली दवा है। सिनकोना का पौधा होता है, उसकी छाल से में कुनैन दवा मिलती है और ये मलेरिया की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों शारदा एक्ट बनाया गया था एक, ये किससे संबंधित था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। कब आया था ये? तो 1929 में इस एक्ट को पारित किया गया था, बाल विवाह से बचने के लिए, बाल विवाह से बच्चों को बचाने के लिए, और उनकी एक लिमिटेड, उनकी एक एज फिक्स कर दी गई थी कि इसके बाद ही इनकी शादी की जा सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों बायोगैस संयंत्र जो पहला भारत में स्थापित हुआ था, पिलानी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंगप्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनजाति से भी लगभग हर बार यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चांगप्पा जो जनजाति है ये आपकी लद्दाख क्षेत्र के चांगटांग में पाई जाती है। लद्दाख क्षेत्र भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर में आपसे यही स्थान दिया रहेगा। बाकी आप लोग चांगटांग भी अजय अलग सा नाम है, तो आसानी से आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल किससे जोड़ती है? तो दोस्तों कोंकण रेल जो ये आपके मुंबई में इसका ऑफिस है, और ये आपके मुंबई से मैंगलोर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन है। किससे? मुंबई को और मैंगलोर को आपस में जोड़ने वाली लाइन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी तल पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की जब भी बात आती है तो उसमें माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे ऊपर रहता है, और ये इसकी ऊंचाई की जब हम लोग बात करते हैं तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप लोग समझ सकते हैं, समुद्र तल है, इसके ऊपर 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई तक ये चोटी का शीर्ष है, याद कर लीजिएगा। आपके नेपाल के क्षेत्र में फैली हुई पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख क्रांतियां और वो किससे संबंधित हैं, उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। एक एक को देखते रहिए और याद करते रहिए। क्या दिया गया है? नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसे हमने पिसी कल्चर के नाम से भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और आपके बाद इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, हरित क्रांति, ये आपके जो खाद्य पदार्थ हैं यानी कि अनाज से संबंधित है, मुख्य रूप से खाद्यान्न से संबंधित उत्पादन को हरित क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। अगला इंद्रधनुष क्रांति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन है, देखिए इंद्रधनुष में दो चीजें आती हैं। एक आपका इंद्रधनुष क्रांति उस समय चलाई गई थी, वो आपकी थी सभी क्रांतियों के मिश्रण को लेकर, यानी कि जितनी भी क्रांतियां चलाई जा रही थी उन सभी पर संयुक्त रूप से निगरानी रखना और उन सभी को देखभाल करना, ये संयुक्त मिश्रण कहा गया था। लेकिन वर्तमान समय में एक इंद्रधनुष मिशन भी चल रहा है, ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते और आप लोग काफी बार गलत कर चुके हैं, इस वजह से यहां आप लोगों को याद रखना है इंद्रधनुष मिशन जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। पूरे देश में सभी का टीकाकरण हो, इससे संबंधित मिशन है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कपास का जो रेशा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम स्वर्णिम रेशे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी का बहन तारा भी इसको कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है इसको हम पृथ्वी की बहन के रूप में जानते हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा समुद्र के किनारे जो दलदली क्षेत्र होता है वहां मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उन्हें मैनग्रोव वन का नाम देते हैं। लेकिन समुद्री प्रदूषण के कारण ये वन धीरे धीरे नष्ट होने लगे, ये वन जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सुंदर वन डेल्टा इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन अब इन वनों पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण की मार बैठ रही है। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा में कौन सी चट्टान निर्मित होती है? तो मैग्मा क्या होता है दोस्तों? ये मैग्मा आपका जो ज्वालामुखी फूटते हैं उनके अंदर से जो लावा निकलता है वही मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। और ये मैग्मा जो होता है इससे चट्टानों का निर्माण होता है, इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टानें मैग्मा से बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है, ये आपका ग्रीन ओलंपियाड हो गया। इसके अलावा आपके पर्यावरण संबंधित आपके मैराथन आयोजित कराए जाते हैं। अन्य इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, सरकार के माध्यम से या फिर स्कूलों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पर एक चीज और दी गई कि ये जो ग्रीन ओलंपियाड है इसका आयोजन TERI टेरी के द्वारा, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जाता है। याद कर लीजिएगा, ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण दिया गया है कि प्रमुख रोग दिए गए वे किस अंग को प्रभावित करते हैं, वो आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों पीलिया रोग जो है ये किसको? यकृत को प्रभावित करता, बहुत ही भयंकर रोग है। यदि सही समय पर रोकथाम ना की जाए तो पूरे शरीर में पीलापन छा जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की जो क्षमता है वो समाप्त होने लगती है, लिवर पर अटैक डालता है सीधे सीधे। रेबीज जो होता है आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इससे कहते हैं कि जल से भी पानी से भी डर लगने लगता है। रेबीज होने पर ये आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला आपका एड्स रोग जो है ये प्रतिरक्षी क्षमता, यानी कि जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार से रोग की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है एड्स रोग में। अगला फाइलेरिया, तो ये आपकी लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है, धीरे धीरे शरीर में या पैरों में सूजन आने लगती है फाइलेरिया रोग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? इस प्रकार की बैठक को कॉप के बैठक के नाम से जानते हैं। 92 में ये आपका पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इन चीजों पर चर्चा की गई थी। हालांकि इन चीजों पर कभी भी सहमति बन पाई है तो कार्य पूर्ण नहीं हुए, ये सिर्फ आपको या एक दूसरे देश को दिखाने के लिए आयोजित की जाने वाली बैठकें होती हैं। इनका कोई अभी तक सटीक निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है। फिर भी आपको बताते चले, पर्यावरण सुरक्षा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो जगह पर इस बैठक का आयोजन किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या
जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद कर लीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का क्या नाम है? तो दोस्तों IUCN, पहले भी आपको बताया था, रेड डेटा बुक भी इसी के द्वारा बनाई गई है। रेड डेटा बुक का विकास इसके द्वारा ही किया जाता है, जिसमें संकटग्रस्त या समाप्त हो चुके लुप्त प्राय जीवों का वर्णन किया जाता है। और ये IUCN संस्था जो होती है, ये आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक ये संगठन, एक संस्था बनाई गई है। ये 1948 में स्थापित की गई थी। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से इसका कार्यालय बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। आपको पता होगा महाराष्ट्र में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत होती है। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है पानी को लेकर। तो वहां पर पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी 1972 में। इस पानी पंचायत को पहली बार वहां पर विकसित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरला बहन है। संरक्षण या विनाश पर्यावरण से संबंधित बुक है, इसकी लेखक जो है, लेखिका जो है वो सरला बहन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जब बात क्षेत्रफल की आती है तो उसमें आपका सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का। और इसका आपका जो एरिया दिया गया वो भी आपके सामने दिया गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे पूरे देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल के रूप में आपका राजस्थान नंबर 1 पर आ जाता है। अगला दिया गया कि 4 बड़े राज्य, यानी कि उसी क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाकर कर दिया गया कि 4 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, ये आपके बड़े से छोटे क्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले अपने आपको बताया राजस्थान आपका आ जाता है। इसका नंबर 2 पर आपका आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र आ जाता है और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये 4 बड़े राज्यों की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो उनके नाम दिए गए हैं, चारों को याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इसमें चौथे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आ जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किस लिए उपयुक्त होती है, किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि जो है ये आपकी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए, किसी भी पेड़ पौधे की, इन सभी की, किसी की भी जब हम आयु ज्ञात करते हैं, बहुत ही पुराने पौधे होते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों ये 1941 में शिकागो विश्वविद्यालय में बिलियर्ड्स लिवी के द्वारा इसका कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किया गया था 1941 में, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? हेली नेशनल पार्क हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये 1935 में जब स्थापित किया गया था तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। उत्तराखंड के नैनीताल के क्षेत्र में फैला हुआ ये आपका एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों केरल में ये सबरीमाला मंदिर स्थित है। ये अभी काफी दिन, थोड़े दिन पहले सुर्खियों में भी रहा था कोर्ट केसेस की वजह से, सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिए, बिना किसी बहस के, बिना किसी उल्टी बात के आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस बता रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोग कम समय में इनको जरूर रिवाइज करते रहिए, निश्चित तौर पर आपकी सफलता तय है। संस्कृत की वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, उनके नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। शब्द रूप की वीडियो काफी लोग कह रहे थे, तो शब्द रूप की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी हैं जो रिटायर हो चुकी हैं, ये पहली महिला IPS के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काष्ठ नक्काशी आप लोग समझ रहे हैं, काष्ठ यानी कि लकड़ी, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी को नई नई डिजाइन में अच्छे अच्छे सोफे तैयार करना, अच्छे अच्छे बेड तैयार करना, नक्काशीदार चीजें बनाना, इस सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? फिर आपको बताना चाहेंगे, उस दिन भी बताया था
रखना कि ऐसी शब्दावली आपको जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। हम जो हाईवे होते हैं, रोड होते हैं, उनके दोनों तरफ जो पेड़ लगा देते हैं, ये किस लिए उपयुक्त होते हैं? ये जो पेड़ पौधों, ये जो वाहनों से आवाज निकलती है, हॉर्न बजते हैं, उनकी ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, इसे ग्रीन मफलर का नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पोंगल त्योहार जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पोंगल त्योहार इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली राज्य में स्थित, चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी में यस के जैसा है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है जिसका आकार कैसा है? यस के जैसा इस रूप में है। और जब बात आती है त्रिकोण के रूप में किस महासागर का आकार है, तो आप याद कर लीजिएगा प्रशांत महासागर जो है उसका आकार इस त्रिकोण की तरीके है। एस आकार का आ जाए तो अटलांटिक महासागर है, और अगर त्रिकोण आ जाए तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण की तरीके है। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी दिन से आप सभी अच्छे से कमेंट्स कर रहे थे, क्लासेस को देख रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 दिन से आप लोग नहीं आ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका आंसर आपका जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पृथ्वी पर फैला विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।